फार्मिस्टो सर्वप्रथम किसान चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। ये जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग क्या है, बहुत चर्चा में है आजकल। और आंध्र प्रदेश में सरकार ने पूरे जोर शोर से इस बार लगभग 5 लाख से ज़्यादा किसानों के साथ कर रहे हैं। पहले भी उन्होंने जो है सो 30,000 किसानों के साथ किया था और काफ़ी अच्छा उनको लाभ मिला। तो ये हमारे किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की तरफ एक कदम है। और आत्मनिर्भर से बात जब करते हैं, जब किसान हमारे आत्मनिर्भर होंगे तभी हमारा देश आत्मनिर्भर होगा। और प्रधानमंत्री जी का भी ये बहुत अच्छा प्रोग्राम उन्होंने लेकर के आया है, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। तो जब हम किसान को आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग से, तो उसमें क्या होता है कि हमारे किसान बहुत सारे चीज़ों के लिए बाहर बाज़ार के ऊपर निर्भर करते हैं। जैसे खाद है, जैसे पोषक तत्व है, न्यूट्रिएंट है, केमिकल फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, तो कीटनाशक, फुफुंदीनाशक, बीमारी के लिए, रोग के लिए, हर चीज़ के लिए जो हम निर्भर करते हैं बाहर, इससे क्या होता है, हमारा खर्चा बढ़ते जाता है। और सिर्फ खर्चा नहीं बढ़ रहा है, साल दर साल इस तरह के बाहरी तत्व जो हमें अपने खेतों में डालना पड़ता है, उससे हमारे मिट्टी भी खराब होते जा रही है, मिट्टी का उपजाऊपन या मिट्टी की पैदावार घटते जा रही है और हमारा खर्चा भी बहुत बढ़ रहा है। तो ये जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है, इसका सबसे पहले 1990 के दशक में सुभाष पालेकर जी हैं कर्नाटका के, उन्होंने जो है सो इसका प्रपोज किया था। और 20 साल तक लगातार उसके ऊपर काम करने के बाद 2015 में भारत सरकार ने उनको पद्म विभूषण जैसे बड़े सम्मान से सम्मानित भी किया है, बड़े अवार्ड से सम्मानित भी किया है। तो जाने जरा हम क्या है इसका विस्तार से। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग एक तरह से हमें प्राकृतिक खेती के तरफ लेके जाता है, हमारे ट्रेडिशनल जो है उस खेती के तरफ लेके जाता है। हम जो परंपरागत तरीके से खेती करते आ रहे थे, उस परंपरागत खेती के तरफ एक अच्छा कदम है और कारगर कदम है और सक्षम कदम है। और लाखों किसान आज इससे खेती करके, इस तरीके से खेती करके फ़ायदा उठा चुके हैं। कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, आंध्र में तो सरकार ने बहुत जोर शोर से पैमाने पे इसको अपनाया है और किसानों के बीच में लेके जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो छोटे किसान हैं, जो सीमांत किसान हैं, जिनके लिए बाहर से कीटनाशक खरीदना, बाहर से फुफुंदीनाशक खरीदना, बाहर से उर्वरक खरीदना बहुत महंगा पड़ता था, उनकी जो भी आय है वो आय जो है सो पूरी खत्म हो जाती थी ये सब खरीदने में। और फिर उनको जो है सो खेत से जो है सो घाटा लगता था, लगता ही नहीं था कि खेती में कुछ फ़ायदा है। जबकि हम पुराने लोगों से सुनते आ रहे हैं कि खेती में बहुत फ़ायदा था और सबसे जितने भी तरह के व्यवसाय हैं उसमें बोलते थे उत्तम खेती होता है, मध्यम बान होता है और चाकरी तो सबसे निम्न माने जाते थी। लेकिन आज जो है सो सब लोग बोलते हैं कि नहीं, नौकरी कर लो, नौकरी कर लो, किसान भी चाहता है। तो ये कैसे होगा और क्यों था? जो हम परंपरागत तरीके से खेती कर रहे थे, जिसमें मिट्टी उपजाऊ बनते आ रहा था, उसके ऊपर हम जानेंगे कि क्या होती है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। तो हम सबसे पहले जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के 4 मुख्य पिलर्स होते हैं। वो क्या क्या पिलर्स होते हैं? सबसे पहला पिलर होता है जीवामृत। ये जीवामृत क्या होता है? जीव और अमृत। तो जीव से बना हुआ ये अमृत, जो कि हमारे पौधों के लिए, हमारे फसलों के लिए अमृत के जैसा होता है, ये है जीवामृत। कैसे बनाते हैं इसको आज हम विस्तार से नहीं चर्चा करेंगे, आज सिर्फ हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, बट थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ। गाय की गोबर, इसमें गौमूत्र, इसमें नीम की पत्ती, इसमें ऐसे खेत का मिट्टी, ऊपरी सतह का मिट्टी जो टॉप सॉइल बोलते हैं, सबसे ऊपर वाला, वैसे खेत का जहाँ पे कि कभी रासायनिक खाद या रासायनिक उर्वरक नहीं डाले हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और पानी वानी मिला करके इस तरह के जो भी हमारी चीज़ है, जैसे नीम का पत्ता बताया मैं, या आग का पत्ता, इस तरह के जो पौधे जिसको कि जानवर या मवेशी नहीं खाते हैं और जिससे कि रोग नियंत्रण में काफ़ी फ़ायदा होता है, ऐसे चीज़ों को ले करके और मिला के कूट के सबको जो है सो हम एक सप्ताह के लिए करते हैं। मिट्टी जो मैं बोला कि जहाँ पे कोई भी खेती कभी नहीं हुई है, खेती हुई हो लेकिन मतलब गोबर की खाद हुई है, मतलब नेचुरल तरीके से खेती हुई हो, रासायनिक उर्वरक, रासायनिक कीटनाशक नहीं डाले हों। क्यों जरूरी है? क्योंकि यहाँ ऐसे सूक्ष्म परजीवी, सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स,
जो कि हम पहले जो आपको बताते हैं ना कि हमारे मिट्टी का जैविक स्वास्थ्य, तो वो जैविक स्वास्थ्य उस मिट्टी का इतना अच्छा है, उसको हम ये सब में डाल करके उसको जो है सो उसकी पॉपुलेशन को, उसकी जनसंख्या को इतना बहला देते हैं कि हमारे फसल में काम करे। और इसीलिए ऐसे खेत से हमें मिट्टी लाना है जो कि वर्जिन मिट्टी है, जहाँ कभी जो है सो किसी तरह का रासायनिक उर्वरक या खाद नहीं पड़ा है या कीटनाशक फुफुंदीनाशक नहीं पिला है, तो वो सारे जीवाणु के संख्या उसमें अच्छे से है और उसको और अच्छा से विस्तार करके, फैला करके, बढ़ा करके उस जनसंख्या की, जीवाणुओं की जनसंख्या को, और तब हम अपने उस खेत में डालते हैं। बहुत अच्छा फायदा होता है इसका। और सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और कहते हैं इसमें कि जीवामृत बनाने में गोबर, और इस खेती में गोबर तो बहुत जरूरी है जब हम बाद में खेत में डालेंगे, लेकिन गोबर देसी नस्ल के गाय का ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि देसी नस्ल के गाय में ये सब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो जीवाणु हैं, फायदेमंद जीवाणु जो है, हमारे खेती के लिए जो लाभदायक जीवाणु है, वो ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। बनिस्पत की विदेशी गाय हॉल्स्टीन फ्रीजियन या जर्सी जो बाहर से आती है, वो सब जो है सो हमारे उनको रखा जाता है अच्छा से, तो उसमें ये जीवाणु कम होते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि देसी गाय का गोबर उसमें ज़्यादा यूज करना चाहिए। तो ये एक फ़ायदा है। गौमूत्र इसीलिए डालते हैं कि गौमूत्र बहुत तरह के डिजीज कॉजिंग बैक्टीरियाज को मार देता है। तो इसीलिए गौमूत्र जब हम डालते हैं तो जो बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरियाज होते हैं या और भी अलग सूक्ष्म जीव होते हैं, उनको नष्ट कर देता है। इसीलिए गौमूत्र का भी काफ़ी इसमें इस्तेमाल जो है सो सराहनीय माना गया है। तो ये पहला जो पिलर मैं बताया, उसमें पहला पिलर है जीवामृत और दूसरा जो है बीजामृत। अब बीज को ट्रीट करना बहुत ही आवश्यक है। बहुत सारे जो बीमारियां होती हैं बीज को मिट्टी में लगाते ही जो है सो लग जाती हैं। जैसे ही पौधा जन्मता है या जैसे ही पौधा, खास करके बरसात के मौसम में जो डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग होती है, पौधा जन्म के ही मर जाता है, अंदर ही सड़ जाता है, बीज ही सड़ जाता है। उससे बचाने के लिए बीजोपचार बहुत ज़रूरी है और बीजोपचार में ये बीजामृत जो है वो डालते हैं और उसको डाल करके थोड़ी देर छोड़ करके और फिर उसको पूरा अच्छा तरीके से सुखा के और तब फिर बीज की रुपाई करते हैं। तो बीजामृत में भी यही सब चीज़ होती है। गोबर होती है गाय की, देसी गाय की गोबर होती है, गौमूत्र होता है, थोड़ा सा हम चूना भी जरूर डालते हैं और नीम के पत्ती वगैरह ये सब चीज़ डाल करके जो है हम, और वैसे जगह का मिट्टी जहाँ की कोई भी रासायनिक खाद, रासायनिक उर्वरक, रासायनिक कीटनाशक फुफुंदीनाशक नहीं मिला है, वैसे जगह का मिट्टी लेकर के हम जो है सो इसका बीजामृत बनाते हैं। और बीजामृत से बीज का शोधन करके बीज को सुखा के छाया में और फिर उसको हम अपने खेत में लगाते हैं। ये दो चीज़ हुई। तीसरी चीज़ जो हमारे जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में सबसे ज़रूरी है वो है मल्चिंग। मल्चिंग क्या होता है? आप देखते हो कि घास निकालते हो और भी कुछ भी निकालते हो, उसको जो फसल नहीं लगाए हो उसके किनारे किनारे रख देते हो। इससे क्या होता है, मिट्टी में जो पानी बनी हुई है, नमी बनी हुई है, वो ज़्यादा देर तक रहती है, वो उड़ती नहीं है। और दूसरा इसका ये फ़ायदा होता है, जब हम मल्चिंग करते हैं तो वो उधर से वहाँ पे जहाँ पे फसल के किनारे 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 उखड़ा हुआ घास रखा हुआ है, वहाँ पे नई घास नहीं निकलती है, उसको धूप नहीं मिलता, उसको बाकी चीज़ें नहीं मिलती है, तो नए घास वहाँ पे घास कम होती है। तो मल्चिंग बहुत ज़रूरी है। और चौथा वापसा। और वापसा क्या है? जो मैं अभी बताया, नमी को बरकरार रखने के लिए कम से कम पानी का जरूरत पड़ता है। ये खेती जो है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में, और कर्नाटका जैसे जगह में शुरू हुआ जहाँ पे कि बरसात कम होती है और ड्राईलैंड एग्रीकल्चर जहाँ पे होता है वो सब जगह पे, तो उन्होंने बोला, उन्होंने देखा और इतने सालों में वो करके देखे हैं कि ये पद्धति अपनाने से हमको बहुत ज़्यादा पानी डालने की जरूरत नहीं है, कम से कम पानी में, और मल्चिंग करेंगे, बाकी तरीका अपनाएंगे, गोबर डालेंगे, मिट्टी का हमारा जो है सो स्ट्रक्चर सही रहेगा, मिट्टी का संरचना सही रहेगा, तो खुद ब खुद वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके रखता है। और कम से कम पानी में देंगे तो पौधे का जड़, हवा रहेगा ज़्यादा मिट्टी में, और हवा रहता है तो जड़ को जो है सो बढ़ने का मौका मिलता है। जड़ में भी, मिट्टी में भी सफिशिएंट मात्रा में हवा रहनी चाहिए। ज़्यादा पानी देने से फिर जड़ जो है सो सड़ने लगता है, खराब होने लगता है। और ज़्यादा पानी मतलब जो फसल हम लगाते हैं, सारे फसल तो हमारे जलीय पौधे तो नहीं है, एक्वेटिक प्लांट या जलीय पौधे होता है, जैसे कमल हुआ, जैसे मखाना हुआ, वो तो पानी में ही बढ़ता, फैलता, फूलता है। उतना पानी हम मिट्टी में क्यों दे रहे हैं ऊपर से?
तो कम से कम पानी दे, इतना पानी दे कि फसल हमारा उसमें अच्छा से बढ़े, अच्छा से पैदावार बढ़े, उसका जो जड़ है नीचे उसमें भी सफिशेंट मात्रा में हवा मिलते रहे, उसका रेस्पिरेशन होते रहे, ब्रीदिंग करते रहे। तो इसीलिए इसमें पानी भी हम जो है सो कोशिश करते हैं कम देने का, लेकिन पौधा को सफिशेंट पानी मिलते रहेगा जितना नमी है, और नमी का इस्तेमाल पौधा सही से करता है। और बहुत बार ये भी देखा गया है रिसर्च में कि अगर बहुत ज़्यादा पानी देते हैं तो जड़ नहीं फैलता है, जबकि जड़ को बढ़े, क्योंकि जड़ है मेनली नमी के लिए। अब पानी को ऊपर ही, जड़ को हमेशा ऊपर ऊपर नमी मिलते रहेगा तो वो नीचे नहीं जाएगा, और नीचे जितना जड़ जाता है उतना ही ऊपर पौधा बढ़ता है। तो जो पौधा का जड़ बहुत नहीं फैलेगा उस पौधे का ऊपर भी बहुत नहीं फैलेगा। इसीलिए ज़रूरी है कि नमी की मात्रा बनाए रखना है मिट्टी में, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है, क्योंकि ये सारे जो फसल हम लगाते हैं मिट्टी में, खेत में, वो जली पौधे नहीं है। ठीक है, तो ये 4 जो पिलर हुए, जीवामृत, बीजामृत, आच्छादन जिसको हम मल्चिंग बोले, और वापसा, और ये चारों टर्म चूंकि कर्नाटका से सुभाष पालेकर जी ने डेवलप किया तो थोड़ा कन्नड़ भाषा में है, मगर आप सब कर रहे हैं तो इसलिए मैंने हिंदी में इसको बताया कि, और संस्कृत वर्ड है समझिए तो। वैसे तो जीवामृत मतलब जीव का मिला करके हम अमृत बनाए, मिट्टी में ऐसे जगह से लाए जिसमें जीवाणु है, जो फायदेमंद लाभदायक जीवाणु, उसको बढ़ा करके और फिर अपने खेतों में डाले। बीजामृत इसी तरह से हम बनाए जिसका कि बीज का हम जो है सो शोधन करें, बीजोपचार करने के लिए बीजामृत। आच्छादन तीसरा, जो कि हमारा मल्चिंग करें, जो भी घास खरपतवार वहाँ पे हैं या पिछले फसल के अवशेष हमारे, पुआल हैं, पराली हैं, या गन्ने का ऊपर का है, या जो भी हमको मिल जाता है फसल के अवशेष, उससे भी हम जो है सो मल्चिंग कर सकते हैं, और बहुत अच्छा होता है मल्चिंग करना। शुरू से मल्चिंग करेंगे तो हमारा नया घास निकलेगा ही नहीं। और चौथा है कि हम पानी का हिसाब से इस्तेमाल करें, पानी कम दें। ये 4 मुख्य पिलर माने जाते हैं, मुख्य स्तंभ माने जाते हैं हमारे जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के। अन्य सिद्धांतों में हमारा एक तो इंटरक्रॉपिंग आता है, और इंटरक्रॉपिंग का मतलब है कि एक फसल मल्टीपल क्रॉप लें, और एक क्रॉप फसल के बीच में और भी दूसरा क्रॉप लें, जैसे कि सरसों के साथ में तीसी लगा देते हैं, चना लगा देते हैं गेहूं के साथ में। इस तरह से इंटरक्रॉपिंग जरूरी है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन का जगह हमारा इस्तेमाल हो, खेत का ज़्यादा से ज़्यादा जगह इस्तेमाल हो, और इससे क्या होता है कि हमारे अलग दूसरे खरपतवार को बढ़ने का मौका नहीं मिलता है। तो इंटरक्रॉपिंग एक बहुत अच्छा चीज़ है जो करना चाहिए। और सिर्फ यही इसलिए नहीं, इंटरक्रॉपिंग का एक और फ़ायदा होता है, वैसे वैसे फसल को हम सेलेक्ट करके लगाते हैं कि एक दूसरे का पूरक होता है वो फसल। जैसे हम दलहन की कोई फसल लगाए तो उससे नाइट्रोजन निकल जा रहा है, और अगर बाकी गेहूं लगाए साथ में या सरसों लगाए तो दूसरे सल्फर, फॉस्फोरस, इस तरह की चीज़ें उसमें से निकल के आती हैं। तो इसलिए एक दूसरे को पूरक करता है, और सारा कीड़ा कीट वगैरह जब बहुत ज़्यादा किसी एक फसल के ऊपर नहीं लगता है। तो इसलिए इंटरक्रॉपिंग का जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में बहुत ही महत्व है। दूसरा हम इसमें बात करते हैं, और एक जो सिद्धांत है जरूरी इसमें, कंटूर बंडिंग, कंटूर फार्मिंग। क्योंकि अगर हमारा खेत ऊपर नीचे है, पहाड़ी नुमा अगर इलाके है, जैसे हम बताए कर्नाटका में डेवलप हुआ था, तो वहाँ के लिए और भी ज़रूरी है ये चीज़ें कि टाल ज़मीन है, ऊपर नीचे है, तो हमको उस एक हाइट के हिसाब से बना के रखना चाहिए कि पानी वानी हम दे रहे हैं तो पानी बर्बाद नहीं हो जाए, सारे पौधे में उस एक लेवल पे रहे, तो सारे पौधे में सही से जाए। जो क्यारी बना करके आप डालते हो, बट क्यारी उस एक हाइट का होना चाहिए। क्यारी अगर मिट्टी ऐसे है तो क्यारी ऐसे नहीं होना चाहिए, एक हाइट में एक एक ऐसे ऐसे करके बनाते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी होता है। इसमें कंटूर फार्मिंग के हिसाब से हमको इसमें बनाना खेत के मेड़, और वो और इस वही मेड़ और मेड़ बढ़ा करके खेती करना इसमें बहुत है ज़रूरी, जिससे कि पानी हमारा, अगर बरसात हो तो पानी हमारा हमारे ही खेत में संचय हो, पानी के साथ हमारा सारा चीज़ जो है सो दूसरे खेत में ना चले जाए। तो हमारे अपने खेत में पानी की नमी को बनाने के लिए मेड़बंदी भी बहुत ज़रूरी है। रीजन फड़ों के तरीके से जब करते हैं आप कंटूर बना करके और मेड़ बना करके, तो इसका एक बहुत लाभ होता है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में। और 2 और इसके बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। केंचुआ, केंचुआ भी कैसा केंचुआ, जो हमारे आसपास में हमारे यहाँ पे लोकल केंचुआ मिलता है। आजकल केंचुआ की भी खेती बहुत होने लगी, और बहुत बड़े बड़े केंचुए बाहर से ला करके यहाँ पे जो सो बाजार में बेच रहे हैं। बट जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग हमारा परंपरागत खेती की को प्रोत्साहन देता है, और बोलता है कि हमारे यहाँ जो केंचुआ नेचुरल तरीके से पाया जाता है, और हर जगह का अलग अलग होता है। हमारे भारत में भी ऐसा नहीं कि एक ही केंचुआ सब जगह होता है,
वहाँ का मौसम, वहाँ का मिट्टी, वहाँ का जलवायु के हिसाब से जो केंचुए की प्रजातियाँ हैं वो अलग अलग हैं। तो हमारे अपने जगह पे जो केंचुआ होता है, उस केंचुआ को ला करके हम अपने खेत में अगर डालते हैं तो वो ज़्यादा फायदा करता है, क्योंकि केंचुआ हम जानते हैं कि खेतों हमारे किसानों का सबसे अच्छा मित्र होता है और वो साल भर में मिट्टी को इतना पलट लेता है कि आपको जुताई की जरूरत ही नहीं पड़ती है। इसीलिए केंचुआ का मात्रा का खेत में बहुत ही जरूरी इम्पोर्टेंट। और जब हम बात करेंगे जीरो टिलेज की तो उसमें भी आएंगे कि केंचुआ बहुत जरूरी है, क्योंकि केंचुआ तो खुद ही आपका खेत को जुताई कर दे रहा है। साल भर में पूरा खेत आपको वैसे ही जुताई कर देता है, आपको खेत का जुताई करने की क्या जरूरत है। तो हम आएंगे जीरो टिलेज पे। अभी हम जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग पे बोल रहे हैं। और जीरो बजट, और चौथा जो है हमारा इसमें सिद्धांत बहुत निहायत आवश्यक है 4 पिलर के अलावा, वो है गोबर का खाद, गोबर और गाय का गोबर और देसी गाय का गोबर। तो ये बहुत जरूरी है, इसका भी हमको ध्यान रखना है कि हम गोबर डालें। कोई जरूरी नहीं है कि देसी गाय का गोबर नहीं मिला तो हम गोबर नहीं डालेंगे, ऐसा बात नहीं है, गोबर डालना है। हाँ, अगर हम देसी गाय का गोबर डाल सके तो उससे अच्छा और कुछ नहीं होगा। तो ये बहुत अच्छा है। ये 4-5 चीज जो है सो हमको ध्यान रखना। पहला 4 पिलर जो मैंने बताए वो है जीवामृत, बीजामृत, आच्छादन जो मल्चिंग बोलते हैं, और वापसा, नमी कम को बनाए रखना है, पानी कम। और बाकी जो सिद्धांत हैं उसमें आते हैं सबसे पहले कंटूर बंडिंग, कंटूर फार्मिंग, रिज फरो, मेड़बंदी, इंटरक्रॉपिंग, गोबर का गाय का गोबर, और अपने लोकल जो मिलता है हमको हमारे आसपास से जो केंचुआ मिलता है वो। तो ये 8 चीज, 4+4, ये 8 चीज को हमको ध्यान रखना है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में। ये हमारे परंपरागत खेती को के तरफ एक कदम है और हमारे किसानों को स्वनिर्भर बनाता है, आत्मनिर्भर बनाता है। हमें कोई बाहर से उर्वरक डालने की आवश्यकता नहीं है, कोई रासायनिक खाद, रासायनिक कीटनाशक, फफूंदीनाशक की आवश्यकता नहीं है। और इस तरह से लाखों किसानों ने इसका फायदा उठाया और देखा है, और उनके खेत की उपजाऊ शक्ति भी बढ़ी है, पैदावार भी बढ़ा है। तो इसको ध्यान रखें। एक चीज़ आप जरूर ध्यान रखिएगा कि इसको हम जैविक खेती नहीं बोलते हैं। क्यों जैविक खेती नहीं बोलते हैं? क्योंकि हम इसमें बाहर से जो ट्राइकोडर्मा डालना है, बिवेरिया डालना है, मेटारिजियम डालना है, ये सब की हम बात नहीं करते। हमारे लोकल में जो जीवाणु हमारे मिट्टी में है उन्हीं को बढ़ाना है, बाहर से कुछ नहीं डालना है। जब भी हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं, जैविक खेती की बात करते हैं, तो उसमें हम ये जरूर बात करते हैं कि हमको बाहर से सारे ऑर्गेनिक कंपोस्ट, ऑर्गेनिक ये वर्मी कंपोस्ट, ये सब बाहर से ला के डालना होगा। हम एक बार भी वर्मी कंपोस्ट ला करके डालने की नहीं बात की। हम बोले केंचुआ डालो खेत में और गोबर डालो खेत में, और वो जो केंचुआ और गोबर और बाकी चीज़ काम करेगा वो सारा चीज़ हमारे यहाँ पे। तो इसलिए हमें किसी भी चीज़ के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं करना है। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग हमें आत्मनिर्भर बनाता है, हमारे पास जितनी चीज़ है उससे। और सबसे बड़ा इसका जो सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखा गया है कर्नाटका में और आंध्रा में, जब ट्राइबल फार्मर्स और इन लोगों के साथ में जब काम किया गया तो देखा गया इन सभी जगह में, आंध्रा में और कर्नाटका में और महाराष्ट्र में, ये 3 राज्यों में सबसे ज़्यादा क्या समस्या है किसानों का? आत्महत्या। और आत्महत्या क्यों करते हैं किसान? क्योंकि वो लोन लेके खेती करते हैं और खेती करने के बाद जो है सो लोन जब इंटरेस्ट पे चुका नहीं पाते हैं तो उनमें जो है सो उनको परेशान करता है लोन देने वाला, तो फिर वो जो है तंग आकर के आत्महत्या कर लेते हैं। इतने लाखों किसानों के साथ जब ये किया गया काम और देखा गया तो लोग किसी को बाहर से लोन लेने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हम स्वनिर्भर हैं, आत्मनिर्भर है। हर चीज के लिए खेत में जो भी चीज डालना है उसके लिए हम खुद निर्भर हैं। तो हमें लोन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी, और जब लोन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी तो हमारे पर खर्चा कोई नहीं है देने का बाहर, और हमारी आमदनी खुद ही ब खुद दोगुनी हो गई, क्योंकि हमारा बचत हो रहा है बहुत, और पैदावार तो बढ़ ही रहा है इस तरह की खेती करने से। ट्रेडिशनल, परंपरागत, नेचुरल तरीके से खेती करने से हमारा जो है सो इनकम बहुत बढ़ गया। ये हमारे किसानों ने बताया है, और इसीलिए ये हमें जानना जरूरी है कि क्या होता है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। इस एपिसोड को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और हम इसी तरह से आपके लिए नए नए वीडियो लेके आते रहेंगे।